और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, तिहाड़ में आज केजरीवाल से मुलाकात नहीं होगी। भगवंत मान संजय सिंह आज नहीं मिल पाएंगे। तिहाड़ जेल में सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। कल केजरीवाल से मिलने का समय तय हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आज भगवंत मान संजय सिंह मुलाकात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का यहाँ पर हवाला देते हुए यहाँ मुलाकात से इंकार कर दिया। हालांकि ईमेल के जरिए यहाँ पर तिहाड़ जेल प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, यहाँ सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसी कारणों के कारण यहाँ आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्या कुछ और जानकारी इस पर? जी देखिए, भगवंत मान ने बहुत पहले ही तिहाड़ प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी थी और जिसमें कहा था कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी है और उसके लिए उन्हें समय दिया जाए। जिसके बाद काफी लंबे समय तक इस पर चर्चा होती रही और फिर ये जानकारी मिली कि भगवंत मान को आज का समय दे दिया गया। उनके साथ सांसद संजय सिंह भी तिहाड़ जाएंगे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि तिहाड़ जेल का ये कहना है कि अभी तक जिस सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है उस सुरक्षा पर वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से मुलाकात होगी, किस तरीके से कराई जाएगी, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक उन्हें ये नहीं लगता कि अब सुरक्षा घेरे में मुलाकात कराई जा सकती है, तब तक इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अब नया समय जो है तिहाड़ जेल प्रशासन भगवंत मान को बताएगा और उसके बाद भगवंत मान संजय सिंह के साथ मुलाकात कर पाएंगे। तो इसमें अभी 1-2 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल आज जो मुलाकात तय थी वो मुलाकात नहीं हो पाएगी। बिल्कुल दीपक, तो कुछ समय अभी इसमें और लग सकता है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा कारणों का हवाला देकर यहाँ पर इंकार कर देगा। बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि दुर्ग से कुम्हारी ये बस जा रही थी जिसमें 40 मजदूर सवार थे और 3 महिलाएं भी मरने वालों में शामिल हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें फिलहाल एम्स रेफर कर दिया गया है और कई घायलों की जो स्थिति है वो अभी गंभीर बताई जा रही है। दुर्ग जिले के कुम्हारी के पास दर्दनाक हादसा हुआ। मजदूरों से भरी प्राइवेट कंपनी की बस गहरे खाई में जा गिरी। रात के अंधेरे में ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और देखते ही देखते मजदूरों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल कई मजदूरों को रायपुर एम्स रेफर किया गया। 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा 14 व्यक्ति अस्पताल में अभी एडमिटेड हैं। इनका शुरू में प्रारंभिक इलाज एपेक्स हॉस्पिटल और जिले के लोकल हॉस्पिटल्स में करके सभी को हमने एम्स में रेफर कर दिया है। घटना की इंक्वायरी के लिए मैजिस्ट्रियल जांच हम करवा रहे हैं। बस की क्या स्थिति थी, कौन सी सड़क से आ रही थी, वो सारी की सारी इंक्वायरी होने के बाद में इसमें जो भी जिम्मेदार है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को सांत्वना दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर संवेदना जताई, घायलों के उचित इलाज का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने हादसे की जांच के निर्देश दिए। दुर्ग कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट को हादसे की जांच का आदेश दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए चुनाव की बात करते हैं। मिशन 400 प्लस को अचीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और आज वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चुनावी जनसभाएं करेंगे। बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयम्बटूर में उनकी जनसभा होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के रामटेक में भी वो रैली करेंगे। मंगलवार को चेन्नई पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो किया और उनके रोड शो में जबरदस्त भीड़ भी दिखाई दी। दक्षिण का किला जीतने के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार करेंगे। आज पीएम मोदी सुबह 10:30 पर वेल्लोर में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:45 पर कोयम्बटूर के मिट्टापलायम में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे पीएम रामटेक में रैली करेंगे। पीएम 4 दिन के तमिलनाडु दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया। पीएम के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। The people of Chennai welcome our honorable PM like their own son. The mood of Tamil Nadu, the mood of Chennai is very clear. People are really excited and this is going to reflect on April 19 in a very big way. पीएम मोदी का इस साल ये 7वां तमिलनाडु दौरा है। तमिलनाडु में बीजेपी इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। इस बार 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 20, पीएम के 10, तमिल मनीला कांग्रेस 3, एएमएम के 2, अन्य पार्टी के 4 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के कई दिग्गज बीजेपी के 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए प्रचार मैदान में जुटे हुए हैं, जिनमें गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश में प्रचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी में प्रचार करेंगे। तो वहीं
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू के कठुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव मैदान में उतरकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश में प्रचार करेंगे। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा ईटानगर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। दोपहर 2 बजे ईटानगर के दोईमुख खेल मैदान में रैली करेंगे। नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज दोपहर 12 बजे दक्षिण दिनाजपुर के बालूर घाट में रैली करेंगे। दोपहर 3 बजे अमित शाह बिहार के गया में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:40 पर जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे योगी आदित्यनाथ मेरठ बॉर्डर के पास रैली करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर यह है कि पटना साहिब से मीसा भारती को टिकट दिया गया है, सारण से रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया है, लेकिन सीवान से आरजेडी ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बिहार में महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने अपने कोटे की 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लालू परिवार के 2 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सारण से रोहिणी आचार्य, पाटलिपुत्र से मीसा भारती को टिकट दिया गया। टिकट बंटवारे के जरिए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हुई। 22 उम्मीदवारों में 8 यादव, 2 मुस्लिम, 2 सवर्ण, 3 कोयरी, 1 कुर्मी, 3 दलित, 1 बनिया है। सीवान सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। वहीं हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान के खिलाफ शिवचंद्र राम को उतारा गया है। क्षेत्र में पूरी ताकत लगाई है, क्या कहेंगे? तो वो लोग तो ताकत पे लड़ते हैं ना, हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता के प्यार दीदी वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए। ईडी सीबीआई जितना भी है प्रशासन सब उनके सपोर्ट में है। तो लालू की पार्टी में परिवार के आगे कुछ है क्या? वहाँ तो बस लालू जी, उसके बाद राबड़ी जी, फिर तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, अब रोहिणी जी, फिर कोई जी आएगा। इधर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के लिए ये सभी उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया है। कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 246 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। आंध्र प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस की लिस्ट में विशाखापत्तनम से पुलुसु सत्यनारायण रेड्डी, अनाकापल्ली से वेंगी वेंकटेश, एलुरु से लावण्या काबूरी, नारासारा ओपेट से अलेक्जेंडर सुधाकर, नेल्लोर से पोपुला राजू, तिरुपति लोकसभा सीट से डॉक्टर चिंता मोहन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। लोकसभा उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। आंध्र प्रदेश में 13 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट है। 14वीं लिस्ट में कांग्रेस अब तक 246 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर पुलिस गाजीपुर पहुंची है और आज अब्बास अपने पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की सशर्त राहत दी है अब्बास अंसारी को। अब्बास अंसारी आज अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतिहा पढ़ेगा। परिवार के सभी सदस्य आज मुख्तार की कब्र पर फतिहा पढ़ेंगे। कासगंज जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट में सशर्त राहत दी है। कोर्ट ने कहा अब्बास आज मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतिहा पढ़ सकेंगे। सुरक्षा के बीच अब्बास को मुख्तार की कब्र तक ले जाया जाएगा। फतिहा पढ़ने के बाद अब्बास को गाजीपुर जेल में रखा जाएगा। 11 और 12 अप्रैल को अब्बास को अपने परिवार वालों से मुलाकात की अनुमति है। 13 अप्रैल को अब्बास अंसारी को वापस कासगंज जेल में लाया जाएगा। इस दौरान अब्बास अंसारी कोई मीटिंग नहीं करेगा, न ही कोई इंटरव्यू देगा।
उम्मीद करते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हम इसी तरह से सारे प्रोग्राम और इंतजामात करें कि हम उस आदेश का अक्षरशः पालन भी करें। अब्बास जेल से आ रहे हैं, कस्टडी पेरोल उनको जो ग्रांट हुई है, उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम सब लोग मिल करके इसको मनाएंगे। तो देखिए 17 अप्रैल को रामनवमी है और इस बार की रामनवमी कुछ खास रहने वाली है। अयोध्या में इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मंदिर में विराजमान होने के बाद रामलला की ये पहली रामनवमी है। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद 17 अप्रैल को आने वाली रामनवमी का त्योहार खास रहेगा। इस साल रामनवमी के दिन सूरज की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम के जरिए सूर्य की किरणें गर्भगृह तक आएंगी। यहाँ किरणें दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर सीधे रामलला का अभिषेक करेंगी। करीब 4 मिनट तक 75 mm आकार के गोल तिलक के रूप में सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर दिखाई देंगी। सूर्य की किरणों से रामलला के अभिषेक का ट्रायल हो चुका है। तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणें 1 रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस और पीतल पाइप के जरिए रामलला तक पहुंचेंगी। 100 LED स्क्रीन्स के जरिए सूर्य की किरणों से रामलला के अभिषेक का प्रसारण पूरे अयोध्या में होगा। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट से दरवाजा खटखटा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया, जिसे वो आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो आज रोज एवेन्यू कोर्ट में उनकी अर्जी पर फैसला आएगा, जिसमें उन्होंने जेल में वकीलों से 5 दिन मुलाकात करने की इजाजत मांगी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही फिलहाल हिरासत में हैं, लेकिन उनका दूसरा ठिकाना कोर्ट भी बन गया है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर वो अदालत का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। आज फिर उनकी एक याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आएगा। दरअसल केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की इजाजत देने की अपील की है। फिलहाल वो अपने वकीलों से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में उनके खिलाफ 30 केस पेंडिंग हैं, लिहाजा वकीलों से 2 बार मुलाकात कर केस को समझने और कार्रवाई के लिए ये समय पर्याप्त नहीं है। ईडी ने केजरीवाल की इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में 5 दिन मुलाकात का प्रावधान ही नहीं है। केजरीवाल को वकीलों के सहारे सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती है। दरअसल जेल में बंद किसी आरोपी या सजा याफ्ता को बाहरी लोगों से मुलाकात की इजाजत जेल मैनुअल के हिसाब से ही मिलती है और तिहाड़ जेल मैनुअल के मुताबिक आरोपी या सजा याफ्ता कैदी हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। आरोपी या कैदी को किससे मिलना है वो नाम जेल प्रशासन को देने पड़ेंगे। जेल में बंद आरोपी या कैदी को 10 लोगों के नाम देने होते हैं। उनमें से ही कोई मुलाकात करने वाला शख्स जेल में टेलीफोन कर मुलाकात के लिए समय मांगता है। एक बार मुलाकात में अधिकतम 3 लोग जेल में जाकर मिल सकते हैं। मुलाकात 3 घंटे तक ही होती है। कैदियों से मुलाकात के लिए जगह तय होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जेल सुपरिटेंडेंट मुलाकात की जगह बदल सकता है। केजरीवाल ने जेल में मुलाकात करने वालों की जो लिस्ट दी है, उनमें पहले 6 लोगों का नाम दिया गया। लिस्ट में पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटे पुलकित केजरीवाल, बेटी हर्षिता केजरीवाल, आप सांसद संदीप पाठक, निजी सचिव विभव कुमार, एक और दोस्त का जिक्र था। इस लिस्ट में भगवंत मान, संजय सिंह का नाम भी जोड़ा गया है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। ये याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है। हालांकि इससे पहले दाखिल 2 अर्जियों पर कोर्ट ने ये कहते हुए उसे खारिज किया, ये मामला प्रशासनिक है, कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। विटनेस स्टेटमेंट एग्जाम किया, प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। जो है वो बराबर थे, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। पिटीशंस डाली थी अगेंस्ट दी अरेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी। वो पिटीशंस जो है वो खारिज हुई है आज, और हाई कोर्ट ने अपने व्यूज दिए हैं। जो रिमांड ऑर्डर था वो इलीगल नहीं है,
अरेस्ट इलीगल नहीं है, उस पे हाईकोर्ट ने फाइंडिंग दी है। इसको हम अभी चैलेंज करेंगे। हम अग्री नहीं करते हैं हाईकोर्ट के फैसले से, क्योंकि जुडिशियल हायरार्की है, उसमें हम हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया ये जमानत अर्जी नहीं थी, किसी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। हालांकि केजरीवाल की तरफ से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो गई है। हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से एकदम सही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाना कानूनी रूप से एकदम सही कदम है। ये दिल्ली के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है आज। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर अपने अपराधों की जांच से बच नहीं सकते हैं। देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी है। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत ये मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। शराब घोटाले और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर वार पलटवार भी जारी है, तो अदालतों में सुनवाई का सिलसिला भी, तो सड़क पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली में आप के डोर टू डोर कैंपेन का आज दूसरा दिन है। पार्टी के नेता घर घर जाकर केजरीवाल का संदेश पहुंचा रहे हैं। बीजेपी आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। यानी कुल मिलाकर सियासत जोरों पर है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। राज ठाकरे ने बिना शर्त एनडीए के समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। राज्य में विपक्षी खेमा एमवीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कर चुका है। हालांकि कांग्रेस अभी भी समझौते से संतुष्ट दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन अब मजबूती से चुनाव लड़ाई में जुट चुका है। उधर एनडीए के महायुति में अभी भी सिर फुटअव्वल वाली स्थिति है। अभी भी सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन उसके लिए राहत की बात यह है कि राज ठाकरे ने एनडीए के बिना शर्त वाले समर्थन की बात का ऐलान कर दिया है। पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एनडीए में शामिल होने की चर्चा थी। दिल्ली में राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात भी की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीट को लेकर के पेच फंस गया। तभी से राज ठाकरे को लेकर कई तरीके के कयास लगने लगे, लेकिन आखिरकार राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पण या पुढच्या काही भवितव्यासाठी म्हणून खंबीर नेतृत्वाची गरज असताना म्हणून मी त्यांना सांगितलं मला काही अपेक्षा नाहीयेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे, हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो। राज ठाकरे के ऐलान का महायुति के नेताओं ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विकसित भारत और महाराष्ट्र के लिए पीएम मोदी की अगुवाई वाले बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का गठबंधन समर्थन करने के लिए राज ठाकरे का शुक्रिया। हम मजबूती से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राज ठाकरे के फैसले का स्वागत किया है। मी त्यांचं स्वागत करतो। मोदी साहेबांचं नेतृत्व आणि मोदी साहेबांच्या विकासाच्या कामाला, देशाच्या प्रगतीसाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेजी यांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। यानी साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में इस चुनाव के दौरान एनडीए से एक ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे बाहर रहेंगे, तो दूसरे ठाकरे यानी राज ठाकरे की एंट्री हो गई है। उद्धव इस बार कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो राज ठाकरे इस बार एनडीए को बाहर से समर्थन देंगे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की चुनावी अहमियत क्या है, ये भी समझ लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन बीजेपी शिवसेना गठबंधन के खिलाफ प्रचार किया। अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। 86 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे को कुल 2.25% यानी
12,42,135 वोट मिले। 2014 में राज ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे। लोकसभा चुनाव में एमएनएस को 1.5% और विधानसभा चुनाव में 3.1% वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में पार्टी को 4.07% वोट मिले। 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 13 सीट पर जीत हासिल हुई। कुल 5.71% वोट मिले। ये साफ है राज ठाकरे की हार्डकोर मराठी वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है, जिससे उद्धव ठाकरे के बाहर होने से एनडीए नुकसान की भरपाई कर सकता है। जो हिंदुत्व का विचार था जब वही समाप्त हो गया, जो सनातन की रक्षा का जो संकल्प था शिवसेना उद्धव जी का, वो समाप्त हो गया, तो वो जुड़ेंगे कहां से? वो केवल मन से नहीं टूटे, दिल से नहीं टूटे, वो विचारों से भी टूट चुके हैं। बड़ी बात की आप कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली आइडियोलॉजी से टूट चुकी है। निश्चित बहुत टूट नहीं चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। ना उनके पास में नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। बीजेपी राज ठाकरे के साथ को पाकर भले ही मजबूत होने का दावा करे, लेकिन उद्धव ठाकरे अपना दमखम बनाए हुए हैं, जिसका नतीजा दिख रहा है। एमवीए में सीट शेयरिंग में वो बाजी मारने में कामयाब रहे।